हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना सीखा था और उसके बाद हम लोगों ने उसको अप्लाई किया था कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट का अप्लाई करते हैं अलग अलग रिएक्शंस में। तो हमने सीखा था कि अगर किसी रिएक्शन में आपको एक दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स के अमाउंट दिए हुए हों तो आप वहां पर हमेशा किसका कंसेप्ट लगाते हो, लिमिटिंग रिएजेंट। और आप जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हो वो किसके बेसिस पर फॉर्म करते हो, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर फॉर्म करते हो। आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। देखो, परसेंटेज यील्ड ये एक बड़ा ही सिंपल सा टर्म है। परसेंटेज यील्ड को समझने के लिए कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। ठीक, एक बहुत दूर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था कालू, और उस कालू के पास एक भैंस थी। भैंस जानते हो ना, बफेलो भैंस। एक भैंस थी जिसका नाम था गौरी। क्या नाम था? गौरी। तो कालू और कालू की भैंस दोनों खुशी खुशी रहा करते थे। कालू के कमाई का जरिया ना, रोजी रोटी, वो ये भैंस थी। ये बफेलो एक दिन में 4 लीटर दूध देती थी और ये कालू उस 4 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला के 8 लीटर दूध बना के बेचता था और इस तरह से इसका खर्चा चल रहा था। अब आप सोचोगे यार भैंस तो बहुत दूध देती है, लेकिन कालू की भैंस थोड़ी स्पेशल थी, वो कम दूध दिया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, कालू अपनी भैंस को जंगल में चराने गया। जंगल में चलते चलते भैंस को भूख नहीं लगी, प्यास लगी ना। चर तो रही है ना, भूख कैसे लगेगी? तो इसकी भैंस को प्यास लगी तो ये भैंस को रिवर के पास ले गया ना। तालाब था एक बहुत बड़ा पॉन्ड, उस पॉन्ड के अंदर वो भैंस को ले गया और जैसे ही भैंस पानी पी रही थी, पानी पीते पीते अचानक से क्या हुआ, भैंस का पैर फिसला और भैंस पानी में डूब गई। लो, गई भैंस पानी में। ठीक, तो कालू की भैंस पानी में चली गई। अब क्या होगा? आप सोच रहे हो यार भैंस को तो तैरना आता है, वो तो वापस ऊपर आ जाएगी, लेकिन कालू की भैंस को तैरना नहीं आता था। स्पेशल भैंस थी ना, दूध भी कम देती थी और तैरना भी कम आता था। अब कालू बेचारा बैठ के यहाँ पे रोने लगा, बोलता है मेरी भैंस डूब गई, अब मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। फिर कालू भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरी भैंस मुझे वापस ला दो, भैंस मुझे वापस ला दो। तो वह क्या, अचानक से यहाँ पे जल देवता प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ? पानी के भगवान। और पानी के भगवान प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कालू से, भाई कालू तू क्यों रो रहा है? कालू ने बोला, सरकार मेरी भैंस चली गई पानी में डूब गई मेरी भैंस, अब मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे? तो भगवान बोले, 1 मिनट रुक कालू। याद है ना आपको स्टोरी? हाँ, भगवान पानी में गए और एक सोने की भैंस निकाल के लेकर आए। तो कालू से पूछा, तेरी भैंस है? कालू ने, नहीं सरकार मेरी भैंस तो काली थी, ये तो सोने की भैंस है, ये मेरी भैंस नहीं है। भगवान फिर नीचे गए, फिर वापस ऊपर आए, इस बार वो चांदी की भैंस लेकर आए, सिल्वर की भैंस। उन्होंने कालू से पूछा, कालू ये तेरी भैंस है? कालू बोलता है, नहीं सरकार ये भी मेरी भैंस नहीं, मेरी भैंस तो काली थी, तो चांदी की भैंस है, ये मेरी भैंस नहीं। कालू बहुत ईमानदार था, ऑल्दो वो 4 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया करता था, लेकिन स्टिल वो ईमानदार था। ठीक, भगवान वापस नीचे गए, इस बार वो एक ओरिजिनल भैंस लेकर आए, कालू की भैंस। उन्होंने पूछा, कालू ये तेरी भैंस है? बोलता है, हाँ सरकार ये मेरी भैंस है। तो भगवान कालू की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि कालू चिंता मत कर, आज से तेरी भैंस अच्छा माइलेज देगी। माइलेज मतलब अच्छा दूध देगी ना। अभी उसकी भैंस कितना दूध देती है? 4 लीटर। भगवान ने बोला, जा तेरी भैंस अब 30 लीटर दूध देगी रोजाना। कालू का दिमाग खराब हो गया, अरे वाह 30 लीटर दूध, उसमें 30 लीटर पानी, टोटल कितना हो गया? ये तो 60 लीटर दूध हो गया, मैं तो अमीर हो जाऊंगा 1 महीने के अंदर। तो कालू बहुत खुश हुआ। कालू खुशी खुशी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर पे आ गया और घर पे आके कालू ने क्या किया, कालू ने भैंस को बहुत अच्छा खाना खिलाया। चलो अब 4 लीटर की जगह आज अपनी भैंस 30 लीटर दूध देगी। खाना वाना खिला पिला के शाम को कालू जब दूध निकालने बैठा तो कालू ने जब दूध निकाल के उसको नापा तो टोटल दूध आया सिर्फ 25 लीटर। कालू ने बोला, धोखा। भगवान कालू को धोखा दे गए। बताओ भगवान ने कितना बोला, दूध कितना आना है? 30 लीटर, लेकिन एक्चुअली दूध भैंस ने सिर्फ कितना दिया? 25 लीटर दिया। क्या आप मुझे भैंस की परसेंटेज यील्ड बता सकते हो? परसेंटेज यील्ड ऑफ भैंस कितना होगा? सिंपल, भैंस ने कितना दूध दिया?
25 लीटर। भैंस को कितना दूध देना था? 30 लीटर। तो 25/30 इंटू 100, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? उस भैंस की परसेंट यील्ड। तो देखो सिंपल सा फंडा है। आपने इस पूरी कहानी में देखा कि अल्टीमेटली भगवान के पास से आने के बाद भैंस को दूध देना कितना चाहिए था? 30 लीटर। ये उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि इतना दूध तो उसको देना ही देना है। लेकिन एक्चुअली जब कालू दूध निकालने बैठा तो किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई कालू ठीक से दूध निकाल नहीं पाया, या दूध था ही इतना कि वो 25 लीटर से हो सका। तो कुछ भी करके ऐसा कुछ हुआ कि लॉसेस हो गए और एक्चुअल दूध भैंस ने कितना दिया? 25 लीटर। तो अगर आपको परसेंट यील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप क्या बोलते हो? एक्चुअली कितना मिला डिवाइडेड बाय कितना मिलना था इंटू 100, उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज यील्ड। सेम इसी तरह जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या होता है, हम जब स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपने कुछ MgCO3 लिया, इसको हीट करने पर MgO प्लस CO2 बनेगा, ठीक। तो अगर मैं इसका मोलर मास देखूं होता है 84 ग्राम, तो इसके 84 ग्राम से MgO बनना चाहिए 40 ग्राम। ये हम रिएक्शन की शक्ल देखकर बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली जब ये रिएक्शन होती है और आप 84 ग्राम MgCO3 लेकर रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो रिएक्शन में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, थोड़ा बहुत MgCO3 इधर गिर जाता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। उन लॉसेस की वजह से क्या होता है? एक्चुअली जितना बनना चाहिए था उससे कुछ कम अमाउंट बनेगा। तो ये देखो, ये जो 40 ग्राम है ये एक्सपेक्टेड है, इतना बनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? इससे कुछ और कम बना। मान लो बना 36 ग्राम, तो 84 ग्राम से 36 ग्राम MgO बना, ठीक। तो आप क्या बोलोगे? इस रिएक्शन की परसेंट यील्ड कितना बनना चाहिए था? देखो यहां कितना मिलना चाहिए था? 30। तो कितना मिलना चाहिए था? 40। कितना मिला? 36। तो 36/40 इंटू 100। यहां से आप क्या कर सकते हो? रिएक्शन की परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 40 ग्राम ही मिलता तो रिएक्शन की यील्ड 100% होती, लेकिन सिंस 40 ग्राम से कम मिल रहा है तो इसकी रिएक्शन की यील्ड 100% से कम है। तो बड़ा ही आसान सा टर्म होता है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? आओ डिफाइन करते हैं इसका फॉर्मूला लिखकर। तो किसी भी रिएक्शन की अगर आप परसेंटेज यील्ड लिखना चाहोगे तो उसको सिंपल क्या बोलोगे? इसको हम बोलते हैं एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100, ठीक। तो ये जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ये कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, या आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करते हो, ठीक। एक्चुअल और जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी या फिर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखो आप ये तो रिएक्शन की शक्ल देखकर कैलकुलेट कर सकते हो, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट तो आप करवा ही नहीं रहे हो, तो उसका अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, वो भी हम सीखेंगे तब बात करेंगे। तो सिंपल है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ये बन गया परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। लेकिन आप इसे इस फॉर्म में याद नहीं रखना, हम इसे ऐसे याद रखेंगे, कितना मिला इसको हम बोलते हैं कितना बना, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए था, इंटू 100। कितना बनना चाहिए था वो आप रिएक्शन से पता करोगे, कितना बना वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इंटू 100। वहां से हम क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आओ उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि the mass of CO2 produced
ऑन हीटिंग से आपके पास है 20 ग्राम CaCO3 is 4 gram. What you have to do is you have to calculate the percentage yield of the reaction. ठीक, तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो परसेंटेज यील्ड पे बनता है वो इस टाइप का है, सिंपल। ये बोल रहा है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 20 ग्राम CaCO3 इज 4 ग्राम। आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप 20 ग्राम CaCO3 को हीट करो तो उससे 4 ग्राम CO2 मिल रही है। ये तो वो अमाउंट है जो बना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप क्या करोगे, आप CaCO3 की यहां रिएक्शन लिखो। बताओ CaCO3 को हीट करने पर क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस बनेगा। तब आप ये पता करो कि 20 ग्राम CaCO3 से कितना CO2 बनना चाहिए, ये आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे, सिखाया मैंने आपको, मास से कर लो। ये 100 ग्राम, ये कितना 44 ग्राम, सही है ना। तो 100 ग्राम से 44 ग्राम CO2 बनता है। बताओ 1 ग्राम से कितना बनेगा, 44 डिवाइडेड बाय 100 बनेगा। अगर 1 ग्राम से 44 बाय 100 बनेगा तो बताओ 20 ग्राम से कितना बनेगा, 44 बाय 100 इंटू 20। ठीक, तो कैलकुलेट कर लो, ये 0 0 कैंसिल, ये 0.2 बनेगा। 44 इंटू 0.2 हो गया 8.8 ग्राम। तो ये अमाउंट है कितना बनना चाहिए था, जिसको आप बोलते हो थ्योरेटिकल यील्ड, जिसे आप स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करोगे। और ये जो क्वेश्चन में दी हुई है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड। तो दो तरह की यील्ड हो गई, एक थ्योरेटिकल यील्ड हो गई, एक एक्चुअल यील्ड हो गई। दोनों आपको पता है, तो अब आप सिंपल परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। कितना बना 4 ग्राम अपॉन कितना बनना चाहिए था 8.8 इंटू 100। कर सकते हैं सॉल्व। इसके पॉइंट को ऊपर ले जाओ, 4 को कैंसिल करो 22 टाइम्स, तो बनेगा 1000 अपॉन 22, दैट इज 500 बाय 11। बाकी तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये आपके पास तरीका होता है किसी भी गिवन रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का। अगर आपको रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, प्रोडक्ट कितना बना है और परसेंटेज यील्ड पूछा है, तो कुछ नहीं करना, जो दिया है वो कितना बना एक्चुअल यील्ड, रिएक्शन जो आप कैलकुलेट करोगे वो कितना बनना चाहिए था थ्योरेटिकल यील्ड, बस परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाओ, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये तो हुआ पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहां पर बनते हैं उनमें क्या होता है, आपको रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दे देगा और प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ लेगा कि कितना बनेगा। कैसे, आओ उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो फिर देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी रिएक्शन में वो आपको रिएक्टेंट्स का अमाउंट दे देगा और प्रोडक्ट्स का अमाउंट पूछ लेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, प्रोडक्ट का अमाउंट दे देगा और रिएक्टेंट का अमाउंट पूछ लेगा और साथ में आपको रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दे देगा कि रिएक्शन की परसेंट यील्ड इतनी है। ठीक, तो मैं आपको यह ट्रिक सिखा रहा हूं, आप उस ट्रिक को याद रखना और हमेशा काम में भी लेना। क्या ट्रिक है कि भाई अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, चलो ट्रिक को सिखाने से पहले मैं आपको एक लॉजिक सिखा दूं इसका। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2 और यहां पे मैंने लिख दिया 50%। तो 50% का मतलब क्या है, इस रिएक्शन की यील्ड 50% है। ये लिखा होने का मतलब यही होता है। ठीक, अब मान लो मैंने आपसे बोला कि आपने यहां पर लिया कुछ 8.4 ग्राम, तो बताओ कितनी CO2 बनेगी। तो आप सिंपल बोलोगे स्टोइकियोमेट्री से कि भाई ये 84 ग्राम जब होता है तो ये 44 ग्राम बनता है। तो जब ये 8.4 ग्राम होगा तो बताओ ये कितना बनेगा, हाँ वेरी गुड, कितना बनेगा 4.4 ग्राम बनेगा। ठीक, तो जब ये 84 था तो ये 44 बनता है, जब ये 8.4 है तो ये 4.4 बनना चाहिए। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कब, भाई 4.4 तो कब बनता, जब ये रिएक्शन 100% यील्ड 100% एफिशिएंसी के साथ होती।
लेकिन ये तो कितनी एफिशिएंसी के साथ हो रही है, 50%। तो जितना आया उसका सिर्फ कितना बनना चाहिए, 50% बनना चाहिए। तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, लास्ट में उसको परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बाप, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आप परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। बताओ अगर आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा तो वेरी गुड, तो क्या करोगे, परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करोगे। तो यही अपनी ट्रिक है कि आपको अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड दी हुई है, ठीक, और आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज यील्ड करो। अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो आप डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड करो। ठीक, परसेंटेज का मतलब अगर 50% दिया तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई या फिर आप डिवाइड करो। तो ट्रिक आप ध्यान रखना, बस इस ट्रिक को यूज करके हम आसानी से इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड दी है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सपोज मैं ले रहा हूं 5 मोल ईच ऑफ N2 and H2 react to form NH3। ठीक, 5 मोल N2 और H2 लिया, दोनों का अलग अलग 5 मोल 5 मोल, वो दोनों रिएक्ट करके NH3 बना रहे हैं। ठीक, if the yield of reaction is 75%, then calculate the moles of ammonia formed and moles of excess reagent left। ठीक, तो आपको 5 मोल N2 और 5 मोल H2 दिया जो आपस में रिएक्ट करके NH3 फॉर्म कर रहे हैं, और आपसे बोल रहा है कि अगर इस रिएक्शन की यील्ड 75% है तो बताओ कितनी अमोनिया बनेगी और कितने मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो भी इनमें से कोई बचेगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने दो कंसेप्ट एक साथ मिक्स कर दिए, एक लिमिटिंग रिएजेंट का और एक परसेंटेज यील्ड का। आओ देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। पहली चीज आपसे बोला है रिएक्शन लिखो, तो N2 + 3H2 ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 2NH3 बनाते हैं। अब आपके पास N2 के हैं 5 मोल और H2 के भी कितने हैं, 5 मोल है, दोनों के 5 मोल है। सबसे तो आपको डिसाइड करना होगा प्रोडक्ट किससे बनेगा, तो उसके लिए आप क्या पता करोगे, LR। तो कैसे पता करते हैं, 5 डिवाइड बाय 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, 5 बाय 1 5 बाय 3। बताओ छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, 5 बाय 3 आएगी ना, तो ये क्या हो गया, LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0। रिएक्शन की यील्ड दी हुई है 75%। ठीक, चलो तो पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। बताओ 3 मोल H2 से कितना अमोनिया बनेगा, 2। 1 से कितना बनेगा, 2/3। तो 5 से कितना बनना चाहिए, into 5, इतना बनना चाहिए। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 75%। आप रिएक्टेंट से क्या कैलकुलेट कर रहे हो, प्रोडक्ट। तो जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज से क्या करते हैं, बोलो, हाँ वेरी गुड, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, 75% का मतलब हो गया 3/4, है ना। 75% को 0.75 लिख लो, और 0.75 कितना होता है, 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5/2 यानी 2.5 मोल तो अमोनिया बनेगा। बोले जी समझ में आती है, तो 2.5 मोल अमोनिया बनेगा। बताओ एक्सेस रिएजेंट कौन है, N2
ये कितना बचेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 के लिए 1 चाहिए, 1 के लिए 1/3, तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा? 5/3 मोल चाहिए होगा। तो 5 मोल था, उसमें से 5/3 चला गया, कितना बचेगा? 10/3 मोल। अब बताओ इसको 75% से मल्टीप्लाई करूं या नहीं? नहीं करूंगा। क्यों? यील्ड सिर्फ तब काम में आती है जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप रिएक्टेंट से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पर यील्ड का कोई काम नहीं है, ये आप ध्यान रखना। इसलिए मैंने इस चीज को यहां पे कंसीडर किया आपको समझाने के लिए। कभी भी एक साइड में कैलकुलेट करना हो तो यील्ड का कोई रोल नहीं होता। यील्ड दी हुई हो तो अच्छा, नहीं दी हुई हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हमारे उस केस में यील्ड कुछ भी काम नहीं आएगी। यील्ड सिर्फ कब काम में आती है? जब एक रिएक्टेंट से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? प्रोडक्ट, या फिर वाइस वर्सा आप प्रोडक्ट से क्या कैलकुलेट कर रहे हो? रिएक्टेंट। अगर आप सेम साइड में कैलकुलेट कर रहे हो तो यील्ड कुछ भी काम नहीं आएगी। तो ये हो गए अपने आंसर। अमोनिया फॉर्म्ड कितनी होगी? 2.5 मोल, और N2 लेफ्ट कितनी होगी? 10/3, दैट इज 3.33 मोल। इस तरह से हम परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन इज calculate the mass of MgCO3 required to produce 2.24 liters CO2 at STP with 50% yield ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो आपको दिया हुआ है MgCO3 को आप हीट कर रहे हो। रिएक्शन मैं लिख देता हूं आपके लिए, वैसे तो आपको खुद ही लिखनी है रिएक्शन भी। MgCO3 को हीट करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको बताओ? MgO प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये सॉलिड और ये भी सॉलिड। आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन की यील्ड है 50%, इतना CO2 आपको बनाना है। बताओ कितना मास ऑफ MgCO3 रिक्वायर्ड होगा? ट्राई करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आपने सही सॉल्व किया तो आपका आंसर आना चाहिए 16.8 ग्राम। कितना आना चाहिए? 16.8 ग्राम। कैसे आएगा आंसर? देखो बहुत आसान है। आपको इतनी CO2 एट STP जनरेट करनी है। बताओ क्या आप यहां से मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो ना? कितना आएगा? दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो देखो 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, यहां से आ जाएंगे आपके पास 0.1 मोल। तो आपको 0.1 मोल CO2 बनानी है। अब बताओ इसका 0.1 मोल बनाने के लिए MgCO3 भी कितना काम में आएगा? 0.1 मोल काम में आएगा। तो 0.1 मोल CO2 बनाने के लिए 0.1 मोल MgCO3 आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन साथ में क्या है? रिएक्शन की यील्ड कितनी है बताओ? 50%। तो अगर 50% यील्ड है, आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो। बताओ जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो परसेंट यील्ड से क्या करेंगे? डिवाइड। तो आप डिवाइड करोगे तो एक्चुअली जो 0.1 मोल चाहिए था, दिस डिवाइडेड बाय 50% यानी 0.5। देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं, ये 2 पर आएगा, कितना बन जाएगा? 0.2 मोल। तो एक्चुअली मुझे इतना MgCO3 चाहिए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.1 से 0.1 चाहिए। ये तो कब चाहिए होता? जब रिएक्शन की यील्ड 100% होती। रिएक्शन की यील्ड 50% है, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो फाइनली यील्ड से डिवाइड करो। 0.2 मोल और 0.2 मोल का मास कितना होगा? 0.2 इंटू मोलर मास 8.4, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.8 ग्राम।
समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक परसेंटेज यील्ड को यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों में देखकर आपसे पूछ लिया जाता है और आप यहां पर मिस्टेक कर सकते हो, तो मिस्टेक नहीं करनी है। अगर परसेंटेज यील्ड पूछी है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया, कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इनटू 100। या फिर अगर इस तरह से आपको परसेंटेज यील्ड दी हुई है तो इसकी भी ट्रिक सिखाई, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है तो परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करो, और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है तो उसको आप परसेंटेज यील्ड से क्या करो, डिवाइड करो। तो यहां पे खत्म होता है अपना एक और टॉपिक जिसका नाम था परसेंटेज यील्ड। इस तरह से हम परसेंटेज यील्ड को यूज करते हैं और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो, यहां हम लोगों ने बेसिक स्टोइकियोमेट्री सीख लिया है कि स्टोइकियोमेट्री को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट के अमाउंट निकालते हैं या प्रोडक्ट के अमाउंट से रिएक्टेंट का अमाउंट निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, परसेंटेज यील्ड क्या होती है। ठीक, चलो अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जिनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शंस। बहुत आसान होती हैं पर आप कभी कभी इनमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो आओ एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सीक्वेंशियल रिएक्शंस आखिर क्या होती हैं। देखो क्या होती है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। इनके नाम से पता लग रहा है, सीक्वेंशियल यानी एक सीक्वेंस में चलती है। ठीक, सीक्वेंस कैसे? जैसे एक रिएक्शन हुई A प्लस B, इसने बनाया C। अब ये C फर्दर अगली रिएक्शन में किसी D से रिएक्ट करके बनाए कुछ E प्लस F, और यहां से E या F में से कोई एक फर्दर कुछ बनाए, मान लो G। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, फिर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ये इसी सीक्वेंस में चलती रहेगी। अगर ये रिएक्शन रुक गई सेकंड वाली तो थर्ड रिएक्शन नहीं हो सकती, फर्स्ट रुक गई तो ये बाकी दोनों रिएक्शंस भी नहीं हो सकती। तो एक के बाद एक ये सीक्वेंस में चलती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। दूसरा, आपको यहां क्या करना होता है, आपको यहां पर रिलेट करना है। मैं ए का अमाउंट दे दूंगा आपको और जी का अमाउंट पूछ लूंगा या ई का अमाउंट पूछ लूंगा, तो जो आपने अभी तक सीखा है सब कुछ बस आपको यूज करना यहां पे आना चाहिए। इसलिए यहां कोई थ्योरी नहीं है, मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट, जिसमें आप सीख लोगे कि कैसे हम इन अमाउंट्स को रिलेट करते हैं। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, आपको एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दी है। रिएक्शन इज 2ZnS plus 3O2 gives 2ZnO plus 2SO2। ठीक, फर्दर फिर आपको रिएक्शन दी है ZnO plus H2SO4, ये क्या बनाएगा, ZnSO4 plus H2। फिर आपको थर्ड रिएक्शन दी हुई है, ये जो ZnSO4 बना ये 2H2O से रिएक्ट करके बनाएगा 2Zn प्लस 2H2SO4 प्लस O2। ठीक, और आपसे कह रहा है कि the number of moles of ZnS required to produce 2 mole zinc will be। ठीक, तो आपको ये जिंक बनाना है 2 मोल, और इसका 2 मोल बनाने के लिए ZnS कितना काम में आएगा ये आपको पता करना है। तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन का सब्सटेंस पूछ लिया और लास्ट रिएक्शन का सब्सटेंस दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस में। आप इनको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, है ना, कोफिशिएंट सेम है, नहीं। आपको यहां पर क्या करना होगा, 2 तरीके देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके से आपसे डिस्कस करता हूं। पहला तरीका आप क्या करो, देखो ये जो रिएक्टेंट आगे काम में आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स।
जैसे यहां ZnSO4 भी क्या एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। तो आप क्या करो, तीनों रिएक्शंस को ऐड करो। जब आप तीनों रिएक्शंस को ऐड करते हो तो आपका इंटरमीडिएट कैंसिल होना चाहिए, और इनको ऐड करके आप एक नेट रिएक्शन बनाओगे। कैसे? कुछ इस तरह से। देखो, पहला तरीका, हम रिएक्शंस को ऐड करके अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, रिएक्शन लिखो वापस, 2ZnS प्लस 3O2 क्या बनाएगा बताओ, 2ZnO प्लस 2SO2। सही है। फिर आप इस रिएक्शन को लिखोगे। अब आप इस रिएक्शन को जब लिखो तो ध्यान देना, हमें इस ZnO और इस ZnO को कैंसिल करना है। तो आप उसके लिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करते रिएक्शन क्या बनेगी, 2ZnO प्लस 2H2SO4 गिव्स क्या बनेगा, 2ZnSO4 प्लस 2H2 बनेगा। अब आप थर्ड रिएक्शन को देखो। थर्ड रिएक्शन, अब देखो यहां पर 2ZnSO4 हो चुका है। थर्ड रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो पहले से ही क्या प्रेजेंट है, ZnSO4 प्रेजेंट है। ठीक, तो इस रिएक्शन को आप एज इट इज लिखो। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 2ZnSO4 प्लस 2H2O ये क्या बनाएगा, 2Zn प्लस 2H2SO4 प्लस O2। ठीक, अब आप इन रिएक्शंस को ऐड करोगे। तो ऐड करते टाइम ध्यान रखना है, जो अपोजिट साइड है सेम कोएफिशिएंट वाले वो कैंसिल होंगे। तो देखो 2ZnO से 2ZnO कैंसिल। ठीक, 2ZnSO4 से 2ZnSO4 कैंसिल। यहां देखो 2H2SO4 से 2H2SO4 कैंसिल, 2H2O से 2H2O कैंसिल। यहां देना O2, यहां पर 3O2, तो ये O2 इधर गया तो 3 - 1 क्या बचेगा, 2O2। तो रिएक्शन क्या बनेगी, 2ZnS प्लस 2O2 गिव्स 2Zn प्लस 2SO2। यहां से भी देखो 2 2 2 सब कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बचेगा, ZnS प्लस O2 गिव्स Zn प्लस SO2। ठीक, तो अब सिंपल, इसका 2 मोल बना है और इसका 2 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए, तो देखो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए क्या चाहिए होगा, 2 मोल ZnS चाहिए होगा। आ रही बात समझ में? अब आप बोलोगे कि ये तो हम डायरेक्ट यहां से भी बोल सकते थे। ठीक है, इस केस में वैसे आ रहा है, हर केस में ऐसे आए जरूरी नहीं है। यही आपका तरीका है, पहला तरीका, जिसमें आप तीनों रिएक्शंस को ऐड करके एक नेट रिएक्शन बनाओ और फिर नेट रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से बात करो कि भाई इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका 2 मोल्स बनाने के लिए इसका कितना चाहिए होगा, 2 मोल चाहिए होगा। कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं तरीका नंबर 2, जो इससे आसान भी है और इससे छोटा भी है। फिर देखो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 तो बहुत आसान है, उसके लिए हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इसी रिएक्शन से सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे आपको देखो कुछ नहीं करना है, उल्टा रिलेट करके चलना है। कैसे भाई, देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, इसका 2 मोल बनाने के लिए इसका भी कितना काम में आएगा, 2 मोल ही काम में आएगा। तो हमारे पास तो इसका 2 मोल है ही, तो 2 मोल जिंक बनाने के लिए 2 मोल ZnSO4 काम में आएगा। बताओ ये ZnSO4 कहां से आया, ऊपर से। ठीक है, तो जितना यहां बना होगा उतना यहां काम में आएगा। तो यहां कितना काम में आ रहा है, 2 मोल, मतलब ये बना भी कितना होगा, यहां पर 2 मोल बना होगा। अब फिर देखो इसके 1 मोल को बनाने के लिए इसका कितना चाहिए, 1 मोल। अगर इसके 1 मोल को बनाने के लिए 1 मोल चाहिए, तो बताओ इसके 2 मोल को बनाने के लिए कितना चाहिए होगा। वेरी गुड, कितना चाहिए होगा, 2 मोल चाहिए होगा। बताओ ये 2 मोल कहां से आया, ऊपर से। तो ऊपर चलो, अगर यहां 2 मोल बना है तो यहां पर भी कितना बना होगा, ये 2 मोल। फिर से देखो इसके 2 मोल को बनाने के लिए इसका 2 मोल चाहिए, 1 के लिए 1 चाहिए होगा। तो अपने पास 2 मोल है, तो बताओ 2 मोल को बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 2 मोल ZnS चाहिए होगा। तो यहां पे वो कुछ भी ऐड वैड नहीं करना है, सिंपल रिलेट करते जाओ, किससे, इसको उससे जो अगली रिएक्शन से आ रहा है। तो यहां से ZnSO4 से ZnO, और ZnO को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, ZnS से रिलेट कर सकते हैं। तो ये अपनी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस, जहां पे आपको 2-3 रिएक्शन एक साथ लिख के दे देगा,
एक रिएक्टेंट दे देगा या प्रोडक्ट दे देगा और उससे दूसरे को रिलेट करवा लेगा। तो बहुत आसान है, स्टेप वाइज चलते जाओ और आसानी से आप इनको आपस में रिलेट कर सकते हो, कर सकते हैं ना। ये थी अपनी एक और टाइप ऑफ रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस। बस यहीं पे खत्म होती है अपनी बेसिक स्टोइकियोमेट्री, जो भी हमने सीखा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स को रिलेट करना अलग अलग तरीकों से। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज जिनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी तक तो हम नॉर्मल रिएक्शंस के थ्रू सब्सटेंसेस को रिलेट कर रहे थे। अब हम जब भी किसी चीज का सोल्यूशन बनाते हैं, तो सोल्यूशन जब बनाते हैं तो वहां पर भी अपने मूल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री काम में आती है। तो हम इस चैप्टर के अगले पार्ट में एंटर कर रहे हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देखो नाम से पता लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये किस काम में आते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को काम में लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल से डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या बोलूंगा, दीज टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट the amount of solute and solvent present in a solution। ठीक, तो एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को काम में लेते हैं, पहली चीज। दूसरा कुछ बेसिक चीजें हम पहले डिस्कस कर लें। एक सॉल्यूशन, ये तो आप जानते ही हो, एक सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या आप मुझे बताओगे सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? बताओ सॉल्यूट क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, सही बोला आपने। आपने बोला सॉल्यूट वो होता है द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, है ना, स्मॉल अमाउंट। ठीक, और द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। यही पढ़ा है, चलो सही है, आपने आज तक यही पढ़ा है इसलिए आपको ये डेफिनेशन याद है। और ये डेफिनेशन सही भी है, लेकिन एक दिक्कत है, कहां पर ये सही नहीं है वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में ले रहा हूं कि मेरे पास ये ग्लास है, इस ग्लास में मैंने 100 ml वाटर फिल कर दिया और इसमें 5 ग्राम शुगर डाल दी। ठीक, बताओ कौन सोल्यूट और कौन सॉल्वेंट? हाँ जी, बहुत अच्छे, 5 ग्राम शुगर, ये तो क्या हो चुका है आपका सोल्यूट, कम अमाउंट है। 100 ml वाटर, ये ज्यादा अमाउंट में, ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। बिल्कुल सही। ठीक, अब बात करते हैं अगले केस की। ये सेम वही ग्लास है, इसमें वही 100 ml वाटर है, लेकिन इस बार मैंने इसके अंदर 50 kg शुगर डाल दी, 50 kg ऑफ शुगर। बताओ अब सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? अब आप क्या बोलोगे, शुगर तो क्या हो गया सॉल्वेंट और वाटर क्या हो गया सॉल्यूट। सही है, क्यों? क्योंकि इस बार ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, शुगर, और कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूट। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। क्या कभी आपने सुना है, आप हमेशा क्या करते हो, आप पानी में शक्कर घोलते हो ना, क्या आपने कभी शक्कर में पानी घोला है? नहीं सुना ना कभी से कि शक्कर में पानी घोल लो, घोल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप शक्कर और पानी को मिलाओगे तो हमेशा पानी क्या होगा सॉल्वेंट और शक्कर क्या होगी आपकी सॉल्यूट। तो फिर डेफिनेशन वैलिड कैसे रही? ये डेफिनेशन वैलिड है तब
जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो होता है सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। डेफिनेशन कब ट्रू है, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ solute and solvent is same. For example मैं आपसे बोलूं 100 ml मिथेनॉल प्लस 1 लीटर वाटर, तो दोनों लिक्विड है। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, सोल्यूट। अगर मैं इनके प्रोपोर्शंस को बदल दूं, मैं बोलूं 1 लीटर मिथेनॉल प्लस 100 ml वाटर, तो अब बताओ ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, मिथेनॉल, तो ये किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट, और कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, वाटर, तो ये किसकी तरह काम करेगा, सोल्यूट। तो डेफिनेशंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये ध्यान रखना ये कब वैलिड है, जब दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है जैसे यहां पर, तो फिर सॉल्वेंट वो होता है जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर होती है। बताओ पानी में शक्कर घोलूं तो फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड होता है या सॉलिड, लिक्विड होता है ना। तो अगर फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है तो इन दोनों में से जो लिक्विड है वो क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट, और जो सॉलिड है वो क्या होगा, सोल्यूट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। फिर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अब आप चाहे 5 ग्राम शक्कर लो, चाहे आप 50 किलो 50 kg शक्कर लो, दोनों केस में सोल्यूट कौन होगा, शुगर होगा। वाटर हमेशा किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट। तो ये आप ध्यान रखना, इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको हम यहां लिखने जा रहे हैं, दैट इज इफ फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट then the component having same physical state as that of final solution will be solvent। ठीक, तो अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो फिर आप उसको, उस कंपोनेंट को देखोगे जिसकी फिजिकल स्टेट सेम फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर प्लस वाटर को मिक्स करें, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो शुगर प्लस वाटर का फाइनल सॉल्यूशन अगर लिक्विड है, शुगर तो कैसा है, सॉलिड, वाटर कैसा है, लिक्विड। तो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के सेम होगी, सिमिलर होगी, वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। आप चाहे कितना भी अमाउंट ले लो, अगर फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा और सॉलिड हमेशा क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है होने को, तो आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अब जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सोल्यूट, जो कम अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। कब, जब दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम। क्लियर, कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिस्कस करने के बाद हम लोग एक और चीज देख सकते हैं। तो देखो अगर हम सोल्यूशन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएं, एक सोल्यूशन बेसिकली दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर मैं लिखना चाहूं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मास के सम के बराबर, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी सोल्यूशन का जो मास होता है W सोल्यूशन, वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू W सोल्यूट प्लस W सॉल्वेंट। तो ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, हमेशा वैलिड होगा कि सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास के बराबर होगा। चलो, तो ये बेसिक चीजें डिफाइन करने के बाद अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ने हैं, जिनमें जो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका नाम है परसेंटेज बाय वेट। बाय वेट बोल दो या बाय मास बोल दो ऑफ सोल्यूट, और इसको हम W बाय W परसेंट बोलते हैं। ये वेट अपॉन मास नहीं है, परसेंट बाय वेट बोल दो या फिर परसेंट बाय मास बोल दो। ठीक, तो कैसे डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन तो इसकी बड़ी आसान है, हम ऐसा बोलते हैं कि द मास ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट present in 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना भी सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका वेट बाय वेट परसेंट। यानी वेट बाय वेट परसेंट का अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताऊं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कैसे? कुछ ऐसे कि मान लो आपको एक सोल्यूशन दिया है, 20 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 3 ग्राम सोल्यूट है। तो 20 ग्राम सोल्यूशन में 3 ग्राम सोल्यूट है, आपको वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो आप वेट बाय वेट परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 20 मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो 5 से कैंसिल, 5 3 जा 15% वेट बाय वेट। ये इस सोल्यूट की उस सोल्यूशन में अमाउंट आ गया, कंसेंट्रेशन आ गई है कि 20 ग्राम सोल्यूशन में अगर 5 ग्राम सोल्यूट है तो इसका मतलब वो 15% वेट बाय वेट होगा। कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल ऐसे आपको अमाउंट दे देगा। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन और अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आपको सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट दे दे तो उससे आपको इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। कैसे? कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं 40% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक, एक्वस का मतलब कौन हो गया? वाटर। ठीक, तो 40% वेट बाय वेट। अब इसका सिग्निफिकेंस आपको समझना आना चाहिए। हमने क्या बोला? परसेंट बाय वेट का होता है 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो बताओ 40% वेट बाय वेट का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 40 ग्राम सोल्यूट। बताओ सोल्यूट कौन है? NaCl। तो 40 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। क्या है? 40 ग्राम NaCl किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ध्यान रखना, सोल्यूशन के अंदर। तो यहां से मुझे दो चीजें मिल गई। क्या दो चीजें मिल गई? एक, मुझे मिल गया मास ऑफ सोल्यूट, कितना? 40 ग्राम। दूसरा, मुझे मिल गया मास ऑफ सोल्यूशन, कितना? 100 ग्राम। बताओ क्या हम इन दोनों से मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दो, बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? 60 ग्राम। लिख सकते हैं। देखो, एक लाइन से आपने 3 इंफॉर्मेशन डिपिक्ट कर ली। अगर आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी पता हो, इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन, तो देखो आप यहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? 100।
अपॉन उसको डेंसिटी से डिवाइड करके आप उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी बेसिक डेफिनेशन। परसेंट वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम अगर आपके पास सोल्यूशन है तो उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा। तो कभी क्वेश्चन में अगर वेट बाय वेट परसेंट दे दे तो बिना किसी के बताए मैं ये लाइन लिख सकता हूं कि 40 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, और इस एक लाइन से मैं 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं। यही आपको कलेक्ट करनी आनी चाहिए। कर सकते हैं? चलो ये कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है उसमें आप मिस्टेक कर दो। कॉपी करो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन इज 20 ग्राम MgCl2 is dissolved in 100 gram water. Calculate the weight by weight percent of solute. ये छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करो। कितना आंसर आया? 20%। गलत है, बिल्कुल गलत। अगर आपका आंसर 20% आया है तो बिल्कुल गलत है। आपने वही गलती कर दी जो मैं आपसे करवाना चाहता था। जनरली लोग ये गलती करते हैं, 20 ग्राम MgCl2 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। आपको वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यही होता है ना? तो आपने बोला हमने सही तो किया है। 20 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, 20 आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, क्या 100 सॉल्यूशन का मास है? वाटर तो क्या है? सॉल्वेंट है ना? तो 20 ग्राम सोल्यूट प्लस 100 ग्राम वाटर। पहले आप मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 20 प्लस 100 दैट इज 120 ग्राम। अगर आपने किया है तो वेरी गुड, बिल्कुल सही किया आपने। ये छोटी छोटी चीज होगा, हम लोगों को ध्यान रखना होता है, अदरवाइज हम लोग यहां पर सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो सोल्यूशन का मास कितना हो गया? 20 प्लस 100 120। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मास ऑफ सोल्यूट 20 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 120 इंटू 100। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 टाइम्स गया, 100 बाय 6 यानी 50/3%, 16.66% आ जाएगा शायद ये। 16.66%। तो ये आपका एक्चुअल वेट बाय वेट परसेंट होगा, 20% इसका आंसर नहीं होगा। तो ये सिंपल सा टर्म वेट बाय वेट परसेंट, और इसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, बाकी मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर आपको वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूशन लिखकर दे दिया है तो उससे आपको ये इंफॉर्मेशन डिपेक्ट करना आना चाहिए कि भाई 40% वेट बाय वेट NaCl का मतलब क्या हुआ? 40 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। क्लियर? चलो तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ठीक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वापस से कलेक्ट हो जाएगी क्योंकि तो आज हमने पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस कर लिया है जिसका नाम है वेट बाय वेट परसेंट। नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे और बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, उनको पढ़ेंगे, उनको आपस में रिलेट करना सीखेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंट चीजें कवर की। एक परसेंटेज यील्ड क्या होती है, कैसे उसको यूज करते हैं, और दूसरा सीक्वेंशियल रिएक्शंस जिनसे मैंने आपको डील करना सिखाया। तो आप अब इसको रिवाइज करो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं विद आवर सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसका नाम होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।